हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने आंतरिक अंकेक्षण विभाग की जो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की। आंतरिक अंकेक्षण विधि मेथोडोलॉजी जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आंतरिक निरीक्षण और आंतरिक अंकेक्षण में अंतर क्या है वो जाना, और लास्ट में अपन ने आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक निरीक्षण में क्या अंतर है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब अपन वैधानिक अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षक के बीच संबंध किस तरह का होता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। वैधानिक अंकेक्षण किसी अधिनियम की वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए करवाया जाता है। वैधानिक अंकेक्षक यह नहीं सोचता कि उसकी रिपोर्ट का प्रबंधकों को क्या लाभ मिलेगा। वह व्यवहारों की जांच करके देखता है कि व्यवहार अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार है या नहीं। वह यह नहीं देखता कि नियम स्वयं संस्था के हित में है या नहीं। इन सभी कार्य ये सभी कार्य आंतरिक अंकेक्षक एवं वैधानिक अंकेक्षक दोनों को ही करने पड़ते हैं। इस प्रकार वैधानिक अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षण में घनिष्ठ संबंध होता है तथा दोनों मिलकर एक संस्था का सर्वांगीण अंकेक्षण करके विकास कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वैधानिक अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षण के बारे में जो संबंध है उसको जानने के लिए इन दोनों में समानताएं क्या है और असमानताएं क्या है उनके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि वैधानिक अंकेक्षण और आंतरिक अंकेक्षण में जो समानताएं हैं वो क्या क्या है और असमानताएं क्या क्या है। जब अपन इन दोनों का अध्ययन कर लेंगे तो उसके बाद अपन इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आंतरिक अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षण का प्रतिस्थापन है या नहीं। तो सबसे पहली समानता है दोनों एक ही क्षेत्र में कार्य करते हैं। ऑडिट, दोनों ही अंकेक्षक अपने अंकेक्षण कार्य में आधारभूत अंकेक्षण प्रविधियों मतलब बेसिक ऑडिट टेक्निक्स को अपनाते हैं। थर्ड है जो समानता, वो है दोनों ही यह जानने में रुचि रखते हैं कि व्यवसाय में अपनाई गई लेखांकन विधि सही और उचित है, मतलब अकाउंटिंग मेथड सही और उचित है तथा अंतिम खाते बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए पर्याप्त है या नहीं। अब चौथी समानता है दोनों में ही जांच के तरीकों में अंकेक्षक अपने अनुभव के आधार पर परिवर्तन करते रहते हैं। मतलब एक सिस्टम नहीं चलता, जितने व्यक्ति होंगे अपने तरीके से जांच करेंगे, तो हर व्यक्ति अपने तरीके से जांच करता है। इसलिए ये समानता है कि दोनों में ही जांच के तरीकों में अंकेक्षक अपने अनुभव के आधार पर परिवर्तन करता रहता है। एक ही व्यक्ति यदि दूसरी बार ऑडिट करेगा, तीसरी बार करेगा, तो उसके मेथड में कुछ परिवर्तन आ जाता है, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर हो चाहे स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। दोनों ही आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय में, जो आंतरिक निरीक्षण की व्यवसाय में व्यवस्था होती है उसमें जो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अपनाई गई है उसकी जांच करते हैं। मतलब दोनों ही आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था में अपनाई गई प्रणाली की
इसलिए जांच करते हैं कि वो पर्याप्त और प्रभावशाली है या नहीं है, और उसकी कमजोरियों को दूर करने के लिए सुझाव देते हैं। ये तो हुई सारी समानताएं। अब असमानताएं क्या है? वैधानिक और आंतरिक अंकेक्षण में जो असमानताएं हैं उनको अपन डिस्कस करते हैं। पहली असमानता है स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। आंतरिक अंकेक्षक कंपनी का कर्मचारी होता है तथा कंपनी के उच्च अधिकारियों के नियंत्रण में कार्य करता है, अर्थात वह प्रशासन से स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकता, जबकि वैधानिक अंकेक्षक कंपनी से पूर्ण स्वतंत्र होता है। उसे अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने, स्वतंत्र रूप से आदेश देने का अधिकार होता है। उसे स्वतंत्र होकर कार्य करने और रिपोर्ट लिखने का अधिकार होता है। ये असमानता हुई दोनों में, जो अपन असमानताओं में पढ़ भी चुके हैं। दूसरी असमानता है व्यवसाय की जानकारी, नॉलेज ऑफ बिजनेस। तो इंटरनल ऑडिटर होता है, उसे व्यवसाय की जानकारी ज़्यादा अच्छी तरीके से होती है, जबकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर को उसकी तुलना में कम जानकारी होती है व्यापार के बारे में। तीसरा है भिन्न भिन्न प्रविधियों का उपयोग, यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। वैधानिक अंकेक्षक की रिपोर्ट बाहरी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होती है, अतः वैधानिक अंकेक्षक अपने अंकेक्षण में ऐसी प्रविधियों का प्रयोग करता है जिससे कंपनी के लेखों की विभिन्न मदों में बाहरी व्यक्तियों की रुचि के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जबकि आंतरिक अंकेक्षक लेखा प्रणाली पर अधिक ध्यान देता है और उन तथ्यों पर ध्यान देता है जिससे लेखा प्रणाली में सुधार किया जा सके। इसलिए आंतरिक अंकेक्षण की अलग प्रविधियों का उपयोग करता है। तो सबसे बड़ी बात हुई कि एक्सटर्नल ऑडिटर पर बाहरी व्यक्ति विश्वास करते हैं, इसलिए उनको जो सूचनाएं चाहिए उनके हिसाब से टेक्निक्स अपनाकर उन्हें उनकी सूचनाएं पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, उसका ध्यान स्टैट्यूटरी ऑडिटर रखता है। जबकि इंटरनल ऑडिटर ये ध्यान रखता है कि मेरे को जिन प्रबंधकों ने नियुक्त किया है उनकी आवश्यकता क्या है, उसके हिसाब से जो भी टेक्निक से यूज करके उनको सूचनाएं दी जाए। उसके बाद है चौथा, रिपोर्ट की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ रिपोर्ट। आंतरिक अंकेक्षक कंपनी का ही कर्मचारी होता है, अतः यह अपनी जांच में उन पहलुओं को अधिक महत्व देता है जो कंपनी तथा प्रबंधकों के लिए उपयोगी है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक अपना जांच कार्य विधान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। अतः यह अपनी रिपोर्ट इस प्रकार की देता है कि उसका महत्व बाहर के व्यक्तियों के लिए भी होता है। पांचवा असमानता या पांचवी जो मेन असमानता वो है नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य और पारिश्रमिक, अपॉइंटमेंट, राइट्स, ड्यूटीज एंड रेम्युनरेशन। आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकों के द्वारा की जाती है। उसके अधिकार, पारिश्रमिक, कर्तव्य आदि का निर्धारण भी प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य, पारिश्रमिक ये सारे विधान द्वारा निर्धारित होते हैं। और लास्ट असमानता है उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। आंतरिक अंकेक्षक प्रबंधकों के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि वैधानिक अंकेक्षक कंपनी के जो अंशधारी होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होता है। इसके बाद आता है आंतरिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण का प्रतिस्थापन है। इंटरनल ऑडिट इज ए
सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आंतरिक अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षण का प्रतिस्थापन है। इसके उत्तर में हम ये कह सकते हैं कि दोनों में लेखों की जांच की जाती है और अंकेक्षण प्रविधियों का तकनीकों का समान रूप से प्रयोग किया जाता है। दोनों ही आंतरिक निरीक्षण प्रणाली को इसलिए जांच करते हैं कि वह पर्याप्त है और प्रभावशाली है या नहीं, तथा उसमें यदि कोई कमजोरियां हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में सुझाव देते हैं। और दोनों प्रकार के अंकेक्षणों में ये जांच की जाती है कि व्यवसाय द्वारा बनाए गए लेखें सही और उचित हैं और अंतिम खाते बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री उन्हें प्रदान की गई है वो पर्याप्त है या नहीं है। इस प्रकार आंतरिक और वैधानिक अंकेक्षण में समानता होते हुए भी अपन ने डिस्कस किया कि कुछ अंतर भी होते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि आंतरिक और वैधानिक अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जबकि आंतरिक अंकेक्षण ऐच्छिक है। आंतरिक अंकेक्षण पूरा होने के पश्चात वैधानिक अंकेक्षण प्रारंभ होता है। इसलिए आंतरिक अंकेक्षक के कार्य पर भरोसा किया जा सकता है यदि वैधानिक अंकेक्षक उचित समझे। तो वैधानिक अंकेक्षक चाहे तो आंतरिक अंकेक्षक के कार्य पर भरोसा कर सकता है और अंकेक्षण के दौरान परीक्षण जांच का प्रयोग करके और अपना कार्य जल्दी पूरा कर सकता है। इस तरह से आंतरिक अंकेक्षण और परीक्षण जांच प्रणाली दोनों से वैधानिक अंकेक्षक का कार्य आसान और कम हो जाता है, परंतु किसी भी स्थिति में उसका उत्तरदायित्व कम नहीं होता। इसलिए आंतरिक अंकेक्षक वैधानिक अंकेक्षक का पूरक तो है पर प्रतिस्थापन नहीं है। वैधानिक अंकेक्षण के आंतरिक अंकेक्षक की अपेक्षा और भी अनेक लाभ होते हैं, जैसे अंशधारियों के अतिरिक्त अन्य पक्षकार, चाहे वो बैंक हो, सरकार हो, वित्तीय संस्थाएं हो, ऋणदाता हो, कर विभाग हो, विनियोक्ता हो, ये सारे ही वैधानिक अंकेक्षण हो जाने के पश्चात लेखा पुस्तकों पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि आंतरिक अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षण का प्रतिस्थापन नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, पूरक है। इसके बाद अपन वैधानिक अंकेक्षण की आंतरिक अंकेक्षक पर निर्भरता के बारे में चर्चा करेंगे कि वैधानिक अंकेक्षक आंतरिक अंकेक्षक पर कितना निर्भर रहता है। तो डिपेंडेंसी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑन इंटरनल ऑडिट। सामान्यतया वैधानिक अंकेक्षक को आंतरिक अंकेक्षक के कार्यों पर पूर्ण विश्वास होता है। फिर भी वैधानिक अंकेक्षक को यह तय करना होता है कि किस सीमा तक वह आंतरिक अंकेक्षक पर विश्वास करके अपने कार्य को कम कर सकता है। उसका यह निर्णय आंतरिक अंकेक्षक की कुशलता, योग्यता व उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। जितना आंतरिक अंकेक्षक स्वतंत्र होगा, कुशल होगा, योग्य होगा, उतनी ही वैधानिक अंकेक्षक की आंतरिक अंकेक्षक पर निर्भरता अधिक होगी। वैधानिक अंकेक्षक आंतरिक अंकेक्षण पर विश्वास करके अपना कार्य तो कम कर सकता है, परंतु किसी प्रकार उसका उत्तरदायित्व कम नहीं होता है। अतः आंतरिक अंकेक्षण पर विश्वास करते समय उसे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरह वैधानिक अंकेक्षण तथा आंतरिक अंकेक्षण
दोनों ही अपना अपना अलग अलग महत्व रखते हैं। आंतरिक अंकेक्षण का होना वैधानिक अंकेक्षण की वांछनीयता को कम नहीं कर सकता है, इसलिए ये एक दूसरे के प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं। इस संबंध में AAS 7 की व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। AS 7 के अनुसार बाह्य ऑडिटर या एक्सटर्नल ऑडिटर को आंतरिक अंकेक्षक के कार्य पर विश्वास करने से पूर्व उसका पुनर्निरीक्षण व मूल्यांकन अवश्य कर लेना चाहिए तथा मूल्यांकन के आधार पर ही अंकेक्षण की सीमा का निर्धारण करना चाहिए। इसके बाद अपन आंतरिक अंकेक्षण की सीमाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। सबसे पहली सीमा है, जैसा कि अपन पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं, स्वतंत्रता की कमी। आंतरिक अंकेक्षण में अंकेक्षक एवं अंकेक्षक के स्टाफ पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि उसी संस्था का अंकेक्षण करते हैं जिनके अधिकारियों ने उनको नियुक्त किया है, नौकरी दी है, इसलिए वे उच्च अधिकारियों के अनुचित प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए यह कहा जाता है कि आंतरिक अंकेक्षण में अंकेक्षक की स्वतंत्रता में कमी रहती है। दूसरी सीमा है व्यावसायिक योग्यता का अभाव। कंपनी के अलावा दूसरी संस्थाओं में आंतरिक अंकेक्षक वैधानिक अंकेक्षक की तुलना में कम योग्य, कम कुशल और अप्रशिक्षित होते हैं। इसके अलावा वे व्यावसायिक योग्यता भी नहीं रखते। व्यावसायिक योग्यता का मतलब है पेशेवर योग्यता से, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते हैं वो, तो ये भी एक सीमा है। तीसरी सीमा है संस्था के कर्मचारियों का विविध कार्यों में उपयोग। जैसा कि हम जानते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण विभाग व्यवसायी का ही होता है, तो जो अंकेक्षण का कार्य करने वाले लोग हैं वे संस्था के कर्मचारी हैं, इसलिए उन्हें समय समय पर अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके समय का पूरा उपयोग अंकेक्षण कार्य में नहीं हो पाता, दूसरे कार्यों में ज़्यादा व्यतीत होता है, जिससे उनके कार्य में भी त्रुटि रहने की संभावना होती है। चौथी सीमा है निष्पक्ष कार्य नहीं होना। आंतरिक अंकेक्षक एवं उसका स्टाफ और लेखा करने वाले उसी संस्था के कर्मचारी, ये तीनों ही एक ही संस्था के कर्मचारी होते हैं, अतः इनमें आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध होने के कारण वे निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो उनमें त्रुटि गबन रहने की संभावनाएं रहती है। और आखिरी सीमा है व्यक्तिगत द्वेष की भावना। जैसा कि हम जानते हैं कि आंतरिक अंकेक्षण के कार्य में लगे हुए कर्मचारी अन्य कर्मचारियों के बारे में पहले से सुनी सुनाई व्यक्तिगत सूचनाएं रखते हैं। ऐसी दशा में उनके द्वारा व्यक्तिगत द्वेष की भावना से कार्य करने की संभावना बनी रहती है। परिणाम स्वरूप संस्था में झगड़े, फसाद, गुटबंदी का माहौल बन जाता है। ये भी आंतरिक अंकेक्षण की सीमा है। तो आज अपना ये आंतरिक नियंत्रण का जो चैप्टर है वो पूरा हो गया। इसके साथ ही पहली इकाई यूनिट फर्स्ट पूरा हो जाता है। इसके बाद आप इनके क्वेश्चंस करना, छोटे क्वेश्चंस भी हैं, बड़े क्वेश्चंस भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। तो आपको मैं PDF में ये भेज दूंगा,
आप उनके उत्तर लिखना। कोई भी प्रश्न जितना अपन ने डिस्कस किया उसके बाहर नहीं होगा, और कोई प्रॉब्लम आए आप फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं।